वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओ सुकुमारी, जिसमें स्पेशली ऐश्वर्या राजेश लीडिंग रोल पर है। और उसी तरह से तिरुवीर कुछ दिनों पहले इस बंदे की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था। इस बंदे की एक और हॉरर मूवी आने वाली है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ लोग आधी रात के समय किसी गांव पर आकर छोटे बच्चों को किडनैप करते रहते हैं। तभी चंद्रन नाम का एक बंदा अपनी नींद से जागकर इस चीज को देखकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। उन किडनैपर्स का बॉस उस चंद्रन को बहुत मारने पीटने लगता है। इस चंद्रन की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है दामिनी। वो बच्ची अपने घर से बाहर आकर अपने पापा को इस हालत में देखकर बहुत रोने लगती है। किडनैपर्स का बॉस अपने आदमियों से कहने लगता है कि इस बच्चे को भी उठाकर ट्रक में डाल दो। दामिनी का फादर कहने लगता है कि बेटा तुम यहाँ पर मत आओ, भाग जाओ बेटा, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जब वो गुंडे दामिनी को टच करते हैं तो इन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस तरह से जो भी दामिनी को टच करता वो लोग दूर जाकर गिरते रहते हैं। यहाँ की आवाज सुनकर बाकी गांव वाले भी अपनी नींद से जाकर यहाँ पर आते हैं। अब इन लोगों को देखकर वो गुंडे उन बच्चों को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद चंद्रन अपनी बेटी को लेकर इस गांव को छोड़ देता है। शायद वो गुंडे दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह से अपनी बच्ची को लेकर काफी दूर ट्रेवल करने लगता है। एक्चुअली दामिनी की माँ नहीं होती इस दुनिया में। अब सुबह होने के बाद ये बाप बेटी किसी गाँव पर पहुँचते हैं। फिलहाल इस गांव में एक छोटी सी पंचायत चलती रहती है। मतलब गांव के कुछ लोग इस गांव के सरपंच के पास आकर इसकी शिकायत करते रहते हैं कि तुम सरपंच होकर क्या फायदा, हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं किया तुमने, हमारे गांव में एक छोटी सी हॉस्पिटल भी नहीं है, तुम फटाफट से रिजाइन दे दो। धर्मेंद्र प्रधान भी रिजाइन दे दिया, तुम कब दोगे। वो सरपंच अपने गांव वालों को समझाते रहता है, अरे मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ना। इसी दरमियान में एक छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। इस बच्ची को देखकर चंद्रन इस बच्ची का इलाज करने लगता है। एक्चुअली ये चंद्रन आयुर्वेदिक का डॉक्टर होता है। ये देखकर सरपंच उस चंद्रन को बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि सच में भगवान बनकर तुम हमारे गांव पर आए हो। और वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है। चंद्रन थोड़ा सा झूठ बोलने लगता है कि एक्चुअली मैं जड़ी बूटी लेने के लिए किसी पहाड़ी पर गया था, वहाँ से गिर गया। अब किसी गाँव में एक छोटा सा हॉस्पिटल ओपन करने का सोच रहा हूँ। सरपंच भी कहने लगता है, अरे चंद्रन किसी भी गाँव पर क्यों खोलोगे, हमारे गाँव में खोल लो, हम तुमको घर भी देंगे रहने के लिए। इस तरह से ये बाप बेटी इसी गाँव में रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे मल्ली नाम की एक बच्ची को बहुत तंग करते रहते हैं। एक्चुअली ये मल्ली गूंगी होती है। दामिनी भी इसी स्कूल में पढ़ाई करती रहती है। उन बच्चों को देखकर उनको सबक सिखाने के लिए एक बच्चे को हल्के से टच करने लगती है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगता है, करंट शॉक। उसके बाद वो मल्ली और दामिनी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिस तरह से मल्ली के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते, उसी तरह से दामिनी के भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि सारे गांव वालों को यह बात पता लग चुकी होती है कि जो कोई भी दामिनी को टच करता उसको बिजली का झटका लगता है। दामिनी के फादर ने दामिनी को काफी सारे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर्स यही कहने लगे थे कि आपकी बच्ची को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। जब भी दामिनी थोड़ा इमोशनल होती है तो इसकी हार्ट बीट थोड़ा तेज होकर इसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली 1970 के दरमियान में भी फ्रांस में ऐसा ही एक केस सामने आया। लोग उसको इलेक्ट्रिक गर्ल ऑफ ए बोनिया के नाम से जानते थे। वो लड़की जिस भी चीज को छूती थी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। हर एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन दामिनी के केस में वो चीज कुछ ज्यादा ही मात्रा में है। खैर उस मल्ली की माँ मल्ली से हमेशा यही कहती रहती है कि तुम उस दामिनी से मिलना बंद करो, कहीं तुमको भी बिजली का झटका लग गया तो। लेकिन दामिनी और मल्ली एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते, हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं। खैर दूसरे सीन में किसी दूसरे गाँव में एक सरपंच को दिखाया जाता है। इसके 3 बेटे होते हैं। 2 बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते ही रहते हैं। इन दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है और इनके बच्चे भी होते हैं। उस सरपंच के तीसरे बेटे की अभी तक शादी ही नहीं हुई होती। एक दिन इस सरपंच की मौत हो जाती है। इसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि इसके दोनों बेटे कभी भी झगड़ा ही नहीं करे। उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर मूवी के हीरो यादगिरी को दिखाया जाता है। शॉर्टकट में यादी, मतलब जो सरपंच मर चुका होता है ना, उसका पोता होता है ये यादी। इस यादी की यही विश होती है कि अपने दादाजी की तरह सरपंच बने। इसने एक अलग ही पार्टी एस्टेब्लिश की होती है, लेकिन घंटा कोई भी इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता। फिलहाल तो इस गांव में एक और बंदा एज ए सरपंच की तरह रहता है। शॉकिंगली यादी का दूसरा भाई इसी सरपंच की पार्टी पर होता है, वह इसके चाचा का बेटा। एक दिन ये एक वकील यादी के घर पर आकर इसके दादाजी का वीलनामा पढ़ने लगता है। अब यादी का फादर और यादी का चाचा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, जिसकी वजह से यादी का दादा इन दोनों के नाम पर कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन इसके दोनों पोते में से कोई भी बंदा इस घर का वारिस लेकर आएगा
उसको 80 एकड़ की जमीन मिलेगी। ये वीलनामा सुनने के बाद यादी का फादर और उसका चाचा बहुत ही डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि हमारे पिताजी हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ही नहीं लिखा। अब यादी और उसका भाई एक दूसरे से चैलेंज करने लगते हैं कि पहले ये दोनों इस घर पर वारिस लाकर ही उस प्रॉपर्टी को हासिल करेंगे। ये सारे लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से ढंग से बात ही नहीं करते। मतलब यादी की माँ और उसकी चाची अच्छी तरह से बातचीत करते रहते हैं और इसी तरह यादी का भाई यादी को लाइक ही नहीं करता। सुबह होने के बाद यादी का चाचा का बेटा सप्तगिरी एक राजस्थानी लड़की को अपने घर पर लाकर अपने घर वालों से मिलाने लगता है कि माँ ये तुम्हारी घर की बहू है और इसी तरह से ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद सप्तगिरी की माँ इसको बहुत मारने पीटने लगती है। ये किस लड़की को उठा लेकर आए हो तुम, और वो भी प्रेग्नेंट करके, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन सप्तगिरी का फादर सप्तगिरी को नहीं डांटता, इसको बहुत अप्रिशिएट करके घर के अंदर इनवाइट करने लगता है कि उस 80 एकड़ की जमीन के मालिक पहले तुम ही बनोगे। उसी वक्त यादी को ये बात पता चलती है कि इसकी जीएफ की शादी होने वाली है। लड़के वाले देखने के लिए आए हैं और शॉकिंगली ये रही यादी की जीएफ। यादी की नजर में ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया में इससे खूबसूरत लड़की यादी को मिल ही नहीं सकती। यादी के पास पैसे नहीं होते इसीलिए इसकी जीएफ शादी के लिए मान जाती है। दूसरे बंदे के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। अब दूसरी तरफ उस दामिनी को दिखाया जाता है। अब वो भी बड़ी हो चुकी होती है लेकिन हर रोज गांव वाले कोई ना कोई शिकायत लेकर दामिनी के फादर के पास आते रहते हैं कि दामिनी ने कभी इसको झटका दिया, उसको झटका दिया। इस दामिनी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है इस गाँव को। जहाँ पर भी दामिनी जाती इसके आसपास कोई भी नजर ही नहीं आता। इसके साथ कोई खेलता नहीं और ना ही इसके साथ कोई बात करता। गाँव का प्रेसिडेंट दामिनी के फादर से कहने लगता है, देखो चंद्रैया, अब हम तुम्हारी बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता आता है फटाफट से हाँ कर दो। ऑलरेडी दामिनी के काफी सारे रिश्ते बिगड़ चुके होते हैं। दूसरी तरफ यादी अपने छोटे चाचा के साथ लड़की को तलाश करते रहता है शादी के लिए, लेकिन एक भी लड़की यादी को पसंद ही नहीं आती। हर एक लड़की को रिजेक्ट करते रहता है। इसी दरमियान में जब यादी किसी दूसरे गाँव पर जाता है तो उस गाँव में सारे गांव वाले दामिनी के पीछे लगे होते हैं। यह देखकर यादी यही सोचने लगता है कि ये सारे गांव वाले कहीं पर जा रहे हैं। इस यादी को पहली नजर में ही प्यार होने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि दामिनी के गांव में हर जगह पर दामिनी के ही पोस्टर्स लगे होते हैं कि इस लड़की से आप लोग थोड़ा बचकर रहिए, ये लड़की झटका देती है, बिजली का झटका। लेकिन यादी और इसका चाचा इन पोस्टर्स को नोटिस नहीं करते। यादी अपने चाचा से कहने लगता है कि चाचा, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा, ये फिक्स है। दूसरे दिन एक पंडित जी दामिनी के फादर को कॉल करके कहने लगता है कि एक लड़के वाले आपकी लड़की को पसंद कर लिया, कल वो देखने के लिए आ रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद सरपंच और गांव वाले भी बहुत खुश होने लगते हैं। सरपंच कहने लगता है कि चंद्रैया, किसी भी हालत में इस रिश्ते को मना मत करना, शादी के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। दामिनी की फटाफट से शादी करवा दो। लड़के वालों को दामिनी के बारे में अभी मत बताओ। उसके बाद गांव वाले एक जबरदस्त ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी तरह से लड़के वालों को दामिनी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गांव में जो भी पोस्टर्स है उन सारे पोस्टर्स को फाड़ दो। जब यादी और उसकी फैमिली वाले इस गांव में एंटर होते हैं तो दामिनी के गांव वाले यही से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। खुद ब खुद यादी के पास आकर रूट बताते रहते हैं दामिनी के घर को जाने का। बहुत खुश होने लगते हैं कि लड़के वाले खुद दामिनी को देखने के लिए आ रहे हैं। तहे दिल से इसका स्वागत भी करने लगते हैं। यादी दामिनी के घर पर आने के बाद बहुत ही एक्साइटेड होता है। यही सोचने लगता है कि सही तरीके से इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरे जैसा लकी पर्सन दुनिया में कोई भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद दामिनी यादी को थोड़ा साइड में बुलाकर अपने बारे में बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दोबारा अपने फादर के बारे में सोचकर अपना सच यादी को नहीं बताती। वो यादी भी यही कहने लगता है कि अरे शादी होने के बाद एक दूसरे के बारे में और अच्छी तरह से जान लेंगे, हमारे पास और टाइम होगा। यादी दहेज के लिए मना करने लगता है, लेकिन यादी का छोटा चाचा 25 लाख रुपए डिमांड करने लगता है। कुछ दिनों के बाद यादी को इसके बारे में पता चलता है। सरपंच भी कहने लगता है कि अरे चंद्रैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद यादी और दामिनी एक दूसरे के साथ फोन में बात करना स्टार्ट करते हैं। दामिनी भी धीरे धीरे यादी को लाइक करने लगती है और उसी तरह से यहाँ पर यादी थोड़ा कंजूस किस्म का बंदा होता है। अब दामिनी की वो बेस्ट फ्रेंड मल्ली के बारे में बात करें तो वो मल्ली फिलहाल प्रेग्नेंट होती है। जब भी मल्ली को टाइम मिलता दामिनी के पास आती जाती रहती है और उसी तरह दामिनी को थोड़ा केयरफुली हैंडल करने के लिए कहती है। एक दिन दामिनी यादी को कॉल करके कहने लगती है कि यादी, तुम हमारे एंगेजमेंट के टाइम बिना मुझे छुए
रिंग पहनाओ ना। यादी तो शौक में रहकर अपने चाचा से यही बात पूछने लगता है, अरे चाचा ये लड़की क्या बात कर रही है, बिना छुए रिंग कैसे पहना सकता हूँ। इसका चाचा कहने लगता है, अरे यादी जिसका मतलब वो लड़की बहुत ही पवित्र है, शादी होने के बाद ही तुम्हारे साथ टचिंग वचिंग करना चाहती है। अब दूसरे दिन एंगेजमेंट का दिन होता है। दामिनी का फादर और गाँव वाले बहुत ही टेंस में होते हैं कि अगर यादी ने दामिनी को छुआ तो उसको करंट का झटका लगेगा। लेकिन यादी अपने वादे के हिसाब से दामिनी को बिना छुए रिंग पहनाने लगता है, अपनी खानदानी रिंग। उसी वक्त यहाँ पर एक तमिलियन फोटोग्राफर की एंट्री होती है। एंगेजमेंट से लेते हुए शादी तक इसी बंदे को फोटोज खींचना होता है। यह होने के बाद प्री वेडिंग शूट चलने लगती है। वो फोटोग्राफर यादी और दामिनी को क्लोज लाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन हर बार गाँव वाले इन्वॉल्व होकर उस फोटो को ही बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद यादी को छोटा सा झटका लगता है। यादी यही बात अपनी चाचा को आकर बताने लगता है कि चाचा मुझे करंट का झटका लगा। इसका चाचा कहने लगता है कि अरे यादी जिसका मतलब तुम दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। मगधीरा मूवी में रामचरण और काजोल के बीच झटका हुआ था ना, वो वाला झटका लगा है तुमको। यादी भी बहुत खुश होने लगता है कि जिसका मतलब दामिनी मेरे लिए ही पैदा हुई और मैं दामिनी के लिए। मारे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। दूसरे दिन यादी बस ऐसे ही दामिनी के घर पर जाता है। उस वक्त दामिनी का फादर घर पर मौजूद नहीं होता। कहने लगता है कि दामिनी अब तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, बस मैं तुमको थोड़ा सा टच करूंगा। दामिनी घबराते हुए ही यादी को मना करने लगती है, अरे यादी अभी नहीं, शादी होने के बाद। धीरे धीरे इसके क्लोज होने लगता है। उसी वक्त दामिनी का फादर यहाँ पर आता है। यादी दामिनी के फादर से बस ऐसे ही कुछ बातें शातें करते रहता है और इसी दरमियान में दामिनी का फादर यादी को दामिनी का सच भी बताने लगता है। लेकिन यादी का सारा ध्यान दामिनी पर ही होता है, जिसकी वजह से इसकी कुछ भी बातें इसके कान में ही नहीं घुसती। बाद में यादी खुद कहने लगता है कि सॉरी अंकल, मैंने आपकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, फिर कभी सुन लूंगा आपकी बातें। उसके बाद शादी वाले दिन मंगलसूत्र पहनाने की बारी आती है। दामिनी के गांव वाले बहुत घबराने लगते हैं। जब यादी मंगलसूत्र पहना रहा होता है तो हल्के से इसको झटका लगता है। मल्ले की माँ उस कैमरामैन को डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से दूल्हे को करंट शॉक लगा, देखो हर जगह पर तुम्हारे ही वायर्स लगे हैं, हटाओ इनको। उसके बाद फेरे लेने की बारी आती है। अब यहाँ पर फेरे एक दूसरे की उंगली पकड़कर लेना होता है, लेकिन इस बार यादी को करंट शॉक नहीं लगता। सारे गाँव वाले ये चीज देखकर शॉक में रह जाते हैं। बाद में खुश भी होने लगते हैं कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये सब कुछ होने के बाद दामिनी का फादर दोबारा यादी के पास आकर वही सच बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार यादी को जोर से सुसु आने की वजह से वो साइड में चला जाता है। दामिनी का फादर अपने आप में ही बड़बड़ाते रहता है बिना यादी को देखे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ उस फोटोग्राफर को किसी दीवार पर दामिनी की फोटो नजर आती है। अब ये बंदा तो तमिलियन होता है, फटाफट से गूगल ओपन करके इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगता है। वो पढ़ने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से यादी के एक फ्रेंड के पास जाकर ये पोस्टर थमाकर यादी को देने के लिए कहता है। वो बंदा उसी तरह से यादी को ले जाकर देता है, लेकिन यादी इस पेपर को साइड में रखकर भूल जाता है। उसके बाद यादी अपने कमरे पर आता है अपनी सुहागरात मनाने के लिए। दामिनी तो बहुत घबराई सी होती है, इसके करीब आते रहता है, लेकिन दामिनी पीछे हटती रहती है कि यादी आज नहीं प्लीज, फिर कभी। लेकिन जब टच करते ही वो यादी उड़कर दूर गिरता है। ऐसा गिरता है इसकी पलंग ही टूट जाती है। समझाने के लिए दामिनी दोबारा इसको टच करने लगती है, दोबारा इसको झटका लगता है। अब उसी वक्त इसका छोटा चाचा यादी को कॉल करके कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे यादी इतना ज्यादा वाइल्ड मत बनो। खैर सुबह होने के बाद यादी के घर वालों को और उसके गाँव वालों को ये बात पता चलती है कि यादी ने कल रात पलंग ही तोड़ दी। और उसी तरह यादी दामिनी को देखकर बहुत डरने लगता है। तब जाके इसको सारी बातें याद आने लगती है कि क्यों दामिनी ने बिना छुए रिंग पहनाने के लिए कहा, क्यों इसके गांव वाले इसका सम्मान कर रहे थे, डर रहे थे। फटाफट से अपने छोटे चाचा के पास जाकर कल रात जो हुआ वो बताने लगता है। इसका चाचा कहने लगता है कि अरे मैंने दामिनी के फादर से बात कर ली थी, उसने काफी सारी बार तुमको ये बात बताने की कोशिश की थी, शादी वाले दिन भी, एंगेजमेंट वाले दिन भी, उससे पहले भी, लेकिन तुमने ही उनकी बातों को अपने कान में नहीं घुसाया। इस तरफ दामिनी ये ऑब्जर्व करती है कि वो दोनों भाई एक दूसरे से ढंग से बात ही नहीं कर रहे, मतलब वही यादी का फादर उसका बड़ा चाचा। दामिनी की सास दामिनी को कुछ नहीं बताती। दामिनी यही सोचने लगती है कि शायद वो दोनों अपनी बीवियों से नाराज है। दामिनी थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए यादी की माँ और उसकी चाची को मेहंदी लगा देती है ताकि इन दोनों के हस्बैंड्स इन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन वो दोनों तो एक जगह पर बैठकर दारू पीते रहते हैं। दारू के मामले में तो नो कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों एक हो जाते हैं। अब इसी दरमियान में यादी वापस अपने घर पर आता है। अपनी माँ और अपनी चाची को इस हालत में देखकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वो दोनों यादी से जिद करने लगते हैं कि अपनी बीवी को भी खिलाओ। यादी इसको खाना खिलाने से बहुत डरते रहता है, लेकिन जब दामिनी को खाना खिलाता है तो इसको
करंट झटका नहीं लगता। सो ये देखकर यादी बहुत खुश होने लगता है। सोचने लगता है कि शायद इसने अपनी बिजली का बिल पे नहीं किया, कट हो गई इसकी बिजली। उसके बाद जब दामिनी सो रही होती है तो यादी दामिनी को देखकर थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। सोचने लगता है कि आज ये सुहागरात मनाएगा। इस तरह से जब इसको टच करता है तो इसके साथ फा हो जाता है। सुबह होने के बाद दोबारा यादी दामिनी से बहुत डरते रहता है कि तुम मेरे पास मत आओ। यादी के माँ बाप यादी के पास आकर कहने लगते हैं, अरे यादी बहू को लेकर मंदिर पर जाओ। तो यादी अपनी बाइक पर नहीं, ऑटो के जरिए से मंदिर पर ले जाता है। उस मंदिर के पास उस दूसरे प्रेसिडेंट के आदमी बैठे होते हैं। यादी को देखकर इससे छेड़खानी करने लगते हैं। मतलब जब भी इलेक्शन चलते हैं यादी हारते रहता है। अब ये चीज दामिनी नोटिस करती है। दामिनी अपने चेहरे पर मास्क पहनकर उन गुंडों को हल्के से टच करने लगती है। इस तरह से जबरदस्त तरीके से फाइट चलती है। यहाँ पर दामिनी की फाइट देखकर यादी को गुस्सा नहीं आता, इसे और प्यार करने लगता है। सोचने लगता है कि दामिनी सच में इससे प्यार करती है। यादी धीरे धीरे इसको छूता नहीं, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करने लगता है। इसी दरमियान में दामिनी यादी के पार्टी का प्रचार भी करने लगती है। यह देखकर फिलहाल का सरपंच यही सोचने लगता है कि शायद इस बार ये यादी ही जीतेगा। यादी का भाई वो सप्तगिरी इसी सरपंच के पास होता है ना, तो वो सरपंच सप्तगिरी को अपने पास बुलाकर थोड़े पैसे देने लगता है कि अपनी बीवी के गोद भराई का सेलिब्रेशन अच्छे से करो। सो उसके बाद यादी के घर में वही फंक्शन चलने लगता है। वो सप्तगिरी के ससुराल वाले भी इस फंक्शन पर आते हैं, वही राजस्थान वाले। अब उनमें से एक बंदा सप्तगिरी से हल्के से झगड़ा करने लगता है कि तुमने जो पैसे देने का वादा किया तुमने अभी तक पैसे नहीं दिया, मेरा किराया कहाँ पर है। सप्तगिरी इस बंदे को समझाते रहता है, अरे भैया मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, और फिलहाल इस फंक्शन पर इतना झगड़ा मत करो। उसी वक्त एक और बंदा इन लोगों से कहने लगता है कि जो औरत वहाँ पर बैठी है वो तुम्हारे बेटे की बीवी नहीं है, वो दूसरे बंदे की बीवी है जो किराए पर लेकर आया। यह बात सुनने के बाद सारे गांव वाले सप्तगिरी को डांटने लगते हैं कि अरे सप्तगिरी, पैसों के लिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत की, किसी दूसरे की बीवी को अपने घर पर ला लिया। अब इस झगड़े में वो यादी भी शामिल होता है अपने भाई को बचाने के लिए। दामिनी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इसको टच करने पर इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये देखकर तब जाके यहाँ के गांव वालों को दामिनी के बारे में सच पता चलता है। अब उसी फंक्शन में दामिनी को ये बात भी पता चलती है कि यादी ने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ही शादी की। उसी रात इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होने लगता है। गलती तो दोनों की साइड भी होती है। यादी कहने लगता है कि तुमने तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे छुपाई है, तुमसे छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। अगर तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही पता चलता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, तुम नहीं तो कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आती। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने लगता है। दामिनी गुस्से में आकर अपने घर वापस चली जाती है। फिलहाल तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत मिस करते रहते हैं। दामिनी तो यही इंतजार में होती है कि शायद यादी खुद इसके पास आकर इसको ले जाएगा। एक दिन यादी अपने ससुर को दारू पर बुलाकर दारू पीते हुए अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते रहता है कि अंकल, मैं दामिनी के बिना नहीं रह सकता। अरे गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया, वो मुझे माफ भी कर सकती थी ना। और वैसे दामिनी को ये प्रॉब्लम कैसे आई। दामिनी का फादर जो हुआ वो यादी को बताने लगता है। जब दामिनी की माँ प्रेग्नेंट थी उस वक्त दामिनी का फादर दामिनी की माँ को हॉस्पिटल पर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इसको बहुत पेन्स आने लगे तो ये दोनों किसी पेड़ के पास रुक जाते हैं। दामिनी का फादर पासी के गांव पर जाकर एक औरत को अपनी वाइफ के पास लेकर आता है। उसी वक्त एक बिजली उस पेड़ के ऊपर गिरती है। पेड़ के नीचे होने की वजह से दामिनी की माँ और दामिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। सीरियस कंडीशन होने की वजह से फटाफट से हॉस्पिटल पर ले जाता है। डॉक्टर से बहुत ही मुश्किल से दामिनी की माँ की डिलीवरी करने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर दामिनी के फादर से कहने लगती है कि आपकी बेटी का बहुत ही रेयर कंडीशन है, कोई भी आपकी बेटी को छुएगा तो उसको करंट शॉक लगता है, मतलब कभी लगता है कभी नहीं, डिपेंड्स अपॉन हर इमोशंस। वहाँ के नर्स दामिनी को टच करने से डरते रहते हैं, लेकिन दामिनी की माँ दामिनी को बहुत ही आसानी से अपनी गोदी में लेकर दूध पिलाने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं दामिनी का फादर अपनी बेटी को छूने से डरते रहता है, लेकिन दामिनी की माँ पहले दामिनी को टच करने के बाद दामिनी को उसके फादर के हाथों में देने लगती है, तब करंट शॉक नहीं लगता। एक्चुअली बात यह है कि जब दामिनी थोड़ा सैड कंडीशन में होती है तो उस वक्त इसको करंट का झटका नहीं लगता। नॉर्मल टाइम पर कोई भी छुएगा तो इसको झटका जरूर लगता है, चाहे दामिनी डरी हुई हो या घबराई सी ही। इसी दरमियान में एक दिन दामिनी की माँ की मौत हो जाती है। इसकी माँ मरने के बाद दामिनी बहुत फूट फूट के रोने लगती है। इसके अंदर और इमोशंस जागने लगते हैं। जो डिसऑर्डर कम हो रहा था
वो और अब बढ़ जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद वो इंसिडेंट पेश आता है। वही कुछ चोर इनके गांव पर आए थे, बच्चों को उठा ले जा रहे थे। दामिनी ने उन गांव वालों को बचाया। उस घटना के बाद दामिनी का फादर दामिनी को लेकर दूसरे गांव पर शिफ्ट हो गया। इस तरह से दामिनी का फादर जो हुआ वो बताने लगता है। यादी भी बहुत इमोशनल होकर अपने ससुर को कूल करने लगता है कि मैं ही किसी भी तरह से दामिनी को समझा लूंगा। दूसरी तरफ उस सप्तगिरी को ये बात पता चलती है कि सब कुछ करने वाला वही सरपंच है। फटाफट से उसके पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि इसी सरपंच ने सप्तगिरी को ये आइडिया दिया होता है कि तुम किसी औरत को भाड़े पर ला लो, तभी तुमको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। और फंक्शन के टाइम पर इसी बंदे ने सारे लोगों के सामने इसका सच बाहर रखा। जब इस सरपंच के साथ झगड़ा करने लगता है तो वो सरपंच के आदमी सप्तगिरी को बहुत मार पीट कर बांध देते हैं। सप्तगिरी की माँ यादी को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि सप्तगिरी अभी तक घर वापस नहीं आया। यादी उस सरपंच के बेस पर जाकर वहाँ के गुंडों से फाइट करके अपने भाई को बचा लेता है। घर वापस आने के बाद यादी की माँ यादी से कहने लगती है कि तुमने तो अपने भाई को बचा लिया, लेकिन तुम्हारी बीवी के बारे में क्या, उसको कब घर वापस लाओगे। सारे घर वाले एकजुट होकर कार के जरिए से दामिनी के पास जाने लगते हैं। मतलब इनके पास कार भी होती है लेकिन वो भी बटी होती है। दूसरी तरफ दामिनी की फ्रेंड मल्ली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। दामिनी वहाँ पर पहुंचकर हल्के से उस बच्चे को टच करने पर वो बच्चा जिंदा हो जाता है। यह देखकर मल्ली की माँ बहुत खुश होने लगती है। कल तक मल्ली की माँ दामिनी को बहुत गालियाँ दिया करती थी, लेकिन अब वही दामिनी की तारीफ करने लगती है। यह देखकर बाकी गांव वाले भी दामिनी के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को इनडायरेक्टली दामिनी की वजह से बहुत फायदा भी हुआ होता है। अब उसी वक्त यादी दामिनी के पास आकर इसको सॉरी बोलते हुए घर वापस आने के लिए कहता है। इसी दरमियान में दामिनी की वैल्यू एक बहुत ही अच्छे से डायलॉग से समझाने लगता है कि दामिनी, तुम एक चांद की तरह हो जो सारे लोगों को दूर रहकर नजर आती हो, रोशनी देती हो, रास्ता दिखाती हो। तुम्हारी तरह कोई भी उस चांद को छू नहीं सकता, लेकिन जब चांद बादलों में छुप जाता है तभी उस चांद की वैल्यू समझ में आती है। तुम भी उसी तरह की हो। इसकी ये बातें सुनने के बाद दामिनी को अपनी माँ के बारे में याद आता है। इसकी माँ ने भी दामिनी को ऐसा ही समझाया था। यह सुनने के बाद दामिनी फटाक से यादी को हक करने लगती है, लेकिन इस बार यादी को करंट शॉक नहीं लगता। मतलब दामिनी को यादी के अंदर अपनी माँ का प्यार नजर आता है। उसके बाद अपने ससुराल वालों को छूने लगती है। 1 साल के बाद दामिनी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन दामिनी के बच्चे के अंदर भी करंट का झटका होता है। मेकर्स इस मूवी का दूसरे पार्ट का हिंट देकर ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।